सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। मैं हूं अमृत राय और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के, दैट इज़ फाइनेंस एंड बैंकिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 2 बजे से आपका एग्जाम है फाइनेंस एंड बैंकिंग का। तो इस एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उन सारे क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और इस वीडियो में हम 50 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, डैश एलोकेट्स सेविंग एफिशिएंटली in an economy to ultimate users either for investment in real estate or for consumption। यानी कौन सा ऐसा तंत्र है जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को एक अर्थव्यवस्था में कुशलता से बचत आवंटित करता है, या तो वास्तविक संपत्ति में निवेश करने के लिए या उपभोग के लिए। तो उस सिस्टम को हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे देश की जो वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो एलोकेट करता है सेविंग्स को डिफरेंट यूजर्स तक, जिनको पैसे की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकती है या फिर कंजम्पशन के लिए हो सकती है। तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक नियामक संस्थान नहीं है? तो वो है आपका सिविल। सिविल का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सिविल एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन नहीं है, सिविल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो अलग अलग लोगों को, अलग अलग कंपनीज को क्रेडिट रेटिंग देता है, उनके क्रेडिट वर्दीनेस को बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डैश इज रिगार्डेड एज द क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें से किसको इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की रानी कहा जाता है? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट इज कंसिडर्ड एज क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। भारतीय वित्त प्रणाली की रानी किसे माना जाता है? तो भारतीय वित्त प्रणाली की जो रानी है उसको भारतीय रिजर्व बैंक को माना जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ। यानी भारतीय आवास बैंक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है किसकी? तो जो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक है, इट इज़ फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कि ये फुल्ली ऑन सब्सिडरी है। किसकी है? याद रखिएगा, जब का नेशनल हाउसिंग बैंक है, राष्ट्रीय आवास बैंक है, इट इज़ फुल्ली ऑन सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज। यानी वित्तीय संस्थानों को किस और नाम से जाना जाता है? तो वित्तीय संस्थानों को हम लोग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के नाम से भी जानते हैं, वित्तीय मध्यस्थ के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के रूप में भी जाना जाता है, वित्तीय संस्थानों को वित्तीय मध्यस्थ के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश इज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसमें से कौन सा पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का? ऑप्शंस आपके सामने है, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई या आरबीआई। तो अगर हम बात करें पहले डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, तो वो है आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होगा आईएफसीआई का, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था भारत का, जो पहला वित्तीय विकास संस्थान था, वो आईएफसीआई था, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7, आईडीबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1964 में हुई थी। आईडीबीआई एक्ट पास किया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1964, और उसके माध्यम से उसकी स्थापना की गई थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू कोऑर्डिनेट, सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी एसएफसीज। तो बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो सभी की गतिविधियों के समन्वय, पूरक और एकीकृत करने के लिए एक शीर्ष संस्थान है? तो उस संस्थान का नाम क्या है? तो उस संस्थान का जो नाम है वो है आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन, सप्लीमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी जितनी भी विशेष वित्तीय संस्थान है, उन सभी विशेष वित्तीय संस्थानों में कोऑर्डिनेशन के लिए, सप्लीमेंटेशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए जो बॉडी जिम्मेदार है, उस बॉडी का नाम क्या है? तो उस बॉडी का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक, इसमें से कौन सा एसेट नहीं है जो कमर्शियल बैंक्स के पास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आयोजित संपत्ति नहीं है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एसेट होता है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स, मनी लेंट एट शॉर्ट नोटिस, क्रेडिट बैलेंसेज विद रिजर्व बैंक। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा एसेट नहीं है। तो अगर हम एसेट की बात करें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एसेट होता है, जो आपने मनी लेंड किया है, जो बैंक ने मनी लेंड किया है शॉर्ट नोटिस पीरियड के लिए, वो भी उसका एसेट होता है। अगर किसी बैंक ने रिजर्व बैंक के पास कोई क्रेडिट बैलेंसेस, कोई रिजर्व्स रखे हैं तो वो भी बैंक का एसेट होता है। लेकिन करेंट अकाउंट डिपॉजिट्स आर नॉट एन एसेट फॉर बैंक, क्योंकि जितने भी प्रकार के डिपॉजिट होते हैं आपके बैंक में, वो सारे के सारे डिपॉजिट्स बैंक के लिए लाइबिलिटी होते हैं। क्या होते हैं? बैंक के लिए डिपॉजिट्स लाइबिलिटी होते हैं, पब्लिक के लिए, डिपॉजिट होल्डर्स के लिए डिपॉजिट्स एसेट्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। नाबार्ड इज फॉर इंडस्ट्रियल लोन, आरबीआई इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस, आरआरबी एग्रीकल्चरल फाइनेंस, आईडीबीआई शॉर्ट टर्म लोन्स। मतलब क्या नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करता है? तो आप सभी लोग जानते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, रूरल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई हमारे देश का एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसका भी ऑप्शन गलत है, इसका भी मैच सही नहीं है। अगर आरआरबी की बात करें, रीजनल रूरल बैंक की, तो रीजनल रूरल बैंक का मतलब होता है एक ऐसा बैंक जो रूरल सेक्टर को प्रमोट करता है, और रूरल सेक्टर में ही तो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। इसीलिए रीजनल रूरल बैंक हमेशा से एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए, रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आरआरबी इक्वल्स टू रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक इक्वल्स टू कृषि वित्त, यानी एक ऐसा बैंक है जो कृषि को, एग्रीकल्चर को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। ये वाला मैच सही है, बाकी सारे के सारे कॉम्बिनेशंस गलत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर मैं आपको सही कॉम्बिनेशन की बात बताऊं तो सही कॉम्बिनेशन होगा आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल लोन, नाबार्ड का एग्रीकल्चर फाइनेंस होना चाहिए। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई का तो दिया ही नहीं कोई करेक्ट, आरबीआई का होना चाहिए यहाँ पे एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और आरआरबी का एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये सही सीक्वेंस होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया, इसमें से कौन सा एक संगठित क्षेत्र नहीं है भारत का। नेशनलाइज बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, या चिट्स एंड मनी लेंडर्स। तो भाई जो चिट्स एंड मनी लेंडर्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं, ये एक संगठित क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, दैट इज वित्त, चिट और साहूकार। जो आपके चिट्स होते हैं, चिट फंड्स, आपने चिट फंड का नाम सुना होगा, और जो मनी लेंडर्स होते हैं दे आर नॉट कवर्ड अंडर ऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर कवर्ड अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच ईयर वॉज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास। तो आप सभी लोग को याद है, अपने एलिमेंट्स ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस में क्लास बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो 1949 में 1949 में पास किया गया था। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन डिड द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, यानी जो नाबार्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो अगर हम बात करें नाबार्ड की स्थापना की, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में, जुलाई 1982 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच हैंडल्स रीफाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा सेक्टर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो आप सभी को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका जो नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, दिस इज द एपेक्स बैंक। ये सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को के प्रमोशन के लिए और रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करता है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1982 में, जुलाई 1982 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो आप सभी को पता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है इस समय मुंबई में लोकेटेड है, और मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा, मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, वित्तीय राजधानी कहा जाता है, और इस समय आरबीआई का जो ऑफिस है वो मुंबई में है। लेकिन अगर हम बात करें 1935 से 1937 की, तो 1935 से 1937 तक आरबीआई का जो ऑफिस था वो मुंबई में नहीं था, वो कलकत्ता में था, और बाद में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। ये भी याद रखिएगा कि इनिशियली मुंबई में आरबीआई का हेड ऑफिस नहीं था। आरबीआई का जो हेड ऑफिस था, आरबीआई का जो मुख्यालय था,
वो शुरुआती दौर में 1935 में कलकत्ता में था, बाद में उसको 1937 में मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, शेड्यूल बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक। शेड्यूल बैंक का मतलब क्या होता है? तो शेड्यूल बैंक का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कोई भी ऐसा बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। एनी बैंक विच इज लिस्टेड अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। किसे शेड्यूल बैंक कहते हैं? एनी बैंक विच इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उसे हम शेड्यूल बैंक कहते हैं। हिंदी में अनुसूचित बैंक किसे कहते हैं? तो एक ऐसा बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है, उसे ही हम अनुसूचित बैंक कहते हैं, शेड्यूल बैंक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो आप सभी लोग जानते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर। तो आप सभी को पता होगा, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो था वो 1912 में पास किया गया था। कब पास किया गया था? 1912 में, 1912 में पास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, विथ हुम डज द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रेस्ट। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का स्वामित्व किसके पास होता है? तो अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक के ओनरशिप की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ओनरशिप होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, हमारे देश की सरकार के हाथ में होता है। किसके पास होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ महाराष्ट्र एस्टेब्लिश्ड। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो आपका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र था उसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उसको हम लोग प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, प्राथमिक सहकारी बैंक के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीएफसी। तो आप सभी लोग जानते हैं एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, ये आपके एनबीएफसी का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन 23 है, हु एंश्योर्स बैंक्स इन इंडिया। बैंक को एंश्योर कौन करता है, यानी बैंक को का इंश्योरेंस कौन करता है इंडिया में? तो जो बैंक का इंश्योरेंस करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है DICGC। क्या नाम है? DICGC। अब पूछेंगे आपकी DICGC का फुल फॉर्म क्या है? तो DICGC का फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DICGC। और DICGC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे बैंक्स का बीमा करता है, हमारे बैंक्स का इंश्योरेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ मेनी डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर इन इंडिया। इंडिया में डेवलपमेंट बैंक्स यानी विकास बैंकों की संख्या कितनी है? तो अगर हम बात करें इंडिया में डेवलपमेंट बैंक्स की संख्या की, तो इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स हैं उनकी संख्या है 6। यानी इस समय भारत में टोटल 6 ऐसे बैंक्स हैं जिन्हें हम विकास बैंक के रूप में जानते हैं, यानी डेवलपमेंट बैंक्स के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन 25 है, विच इज द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, द लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज SBI। भारतीय स्टेट बैंक ही भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन विच शेड्यूल आर द शेड्यूल बैंक्स ऑफ इंडिया लिस्टेड इन RBI एक्ट। तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो आपका RBI एक्ट 1934 है उसके सेकंड शेड्यूल में शेड्यूल बैंक्स को लिस्ट किया जाता है। किस शेड्यूल में लिस्ट किया जाता है? सेकंड शेड्यूल में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में भारत के अनुसूचित बैंकों को अनुसूची संख्या 2 में सूचीबद्ध किया गया है, यानी सेकंड शेड्यूल में लिस्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द मेन बिजनेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का मेन बिजनेस यानी मुख्य बिजनेस क्या होता है, मुख्य व्यवसाय क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक्स का जो मुख्य व्यवसाय होता है, जो मेन बिजनेस होता है, दिस इज लैंडिंग एंड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, यानी जनता से उधार और जमा लेना। लैंडिंग एंड डिपॉजिट फ्रॉम कॉर्पोरेशन, यानी वो जनता से भी उधार लेती है और जनता को उधार देती है।
उधार लेती है मतलब जनता से जमा लेती है, सॉरी जनता से डिपॉजिट लेती है और जनता को उधार देती है। ऐसे ही वो कंपनी से डिपॉजिट लेती है और उनको उधार देती है। तो ये दोनों के दोनों काम होते हैं कमर्शियल बैंक्स का, और यही कमर्शियल बैंक्स का रियल बिजनेस होता है। यही कमर्शियल बैंक्स का रियल बिजनेस होता है और इसी बैंक से बिजनेस प्रॉफिट कमाते हैं, और जिस प्रॉफिट को हम स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। याद रखिएगा, जो प्रॉफिट बैंक कमाते हैं उसको हम स्प्रेड कहते हैं। और ये स्प्रेड निकाला कैसे जाता है? तो स्प्रेड निकालने के लिए आपको करना क्या होता है? स्प्रेड इक्वल्स टू लेंडिंग रेट माइनस बोरोइंग रेट। अब आप कहेंगे लेंडिंग रेट क्या है? लेंडिंग रेट यानी वो इंटरेस्ट रेट जिस पे बैंक ने आपको कर्ज दिया है। फॉर एग्जांपल आपको बैंक ने 12% पे कर्ज दिया है, और फिर बोरोइंग रेट मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिस पे बैंक आपको डिपॉजिट पे देता है। जो रेट आपको बैंक डिपॉजिट पे देता है उसे हम बोरोइंग रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मली आपके अकाउंट्स की हम बात करें, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो 3 से 4%, 5% तक होता है। तो मान के चलते हैं कि 5% आपका बोरोइंग रेट है, यानी डिपॉजिट पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट रेट है जो बैंक्स देते हैं। लेंडिंग रेट बैंक्स लेते हैं उन लोगों से जिनको बैंक ने लोन दिया है, और डिपॉजिट पे बोरोइंग रेट बैंक देते हैं उन लोगों को जिन लोगों से बैंक ने डिपॉजिट लिया है। अब इसका जो डिफरेंस होता है, इसको माइनस करना है यहाँ पे, इसका जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है, उसको हम टेक्निकली स्प्रेड कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ दीज बैंक्स आर नॉट फॉर प्रॉफिट बैंक? इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता है? तो आपका जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया जाता है, वो अपने मेंबर्स का हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। जो उस कोऑपरेटिव बैंक्स के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन सभी सदस्यों की मदद करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक्स यानी सहकारी बैंक का निर्माण किया जाता है। ये गैर लाभकारी बैंक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच बैंक इज नोन एज बैंकर्स बैंक? कौन सा ऐसा बैंक है जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक या बैंकों का बाप कहा जाता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्वीन ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम भी कहते हैं, भारतीय वित्त प्रणाली की रानी भी कहते हैं। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 30 है, एनबीएफआई स्टैंड फॉर? एनबीएफआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एनबीएफआई का फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या होता है दोस्तों? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हिंदी में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, डीआईजीसी रेफर्स टू? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, डीआईजीसी का फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। क्या होगा? डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी कॉर्पोरेशन, जमा बीमा गारंटी निगम, ये होता है डीआईजीसी का फुल फॉर्म। और डीआईजीसी एक फैसिलिटी है, एक इंश्योरेंस है जो बैंक्स का किया जाता है। और ये करता कौन है? तो इसको करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, आरबीआई एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस? आरबीआई अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? तो अगर हम बात करें आरबीआई अधिनियम के अस्तित्व में आने की, तो वो 1934 में एक्ट पास हुआ था, और 1935 में आरबीआई स्टेब्लिश हुआ था। याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक्ट अगर पास होने की बात करें तो एक्ट पास हुआ था 1934 में, यानी 1934 में। यहाँ पे पूछा गया कि आरबीआई एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आया था? तो आरबीआई एक्ट तो एग्जिस्टेंस में 1934 में आया था, लेकिन आरबीआई एग्जिस्टेंस में कब आया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, वो अस्तित्व में कब आया था? तो आया था 1935 में, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन अ डिपॉजिट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर बिकम्स द? यानी जब बैंकर द्वारा धन जमा किया जाता है तो बैंकर क्या बन जाता है? तो अगर बैंकर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो बैंकर एक डेटर बन गया है, क्योंकि बैंकर अगर आपसे पैसा ले रहा है तो वो पैसा बैंकर को आपको लौटाना पड़ेगा। दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंकर। और यहाँ पे बैंकर की लाइबिलिटी हो जा रही है, बैंकर का एक दायित्व उत्पन्न हो जा रहा है, इसीलिए बैंकर को यहाँ पे डेटर कंसीडर किया जाएगा, बैंकर को यहाँ पे देनदार के रूप में माना जाएगा। तो जब भी याद रखिएगा, बैंकर डिपॉजिट लेता है पब्लिक से तो वो डेटर बन जाता है, लेकिन वही बैंकर अगर डिपॉजिट लेता नहीं है, वो लोन देता है पब्लिक को, तो उस केस में वही बैंकर क्रेडिटर बन जाता है। मतलब जब बैंक लोन देगा आपको तो वो क्रेडिटर बन जाएगा, जब बैंक आपसे डिपॉजिट लेगा तो वो डेटर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन अ डिपॉजिट ऑफ मनी इज रिसीव्ड बाय द बैंकर द कस्टमर बिकम्स? मतलब जब पैसा बैंक लेता है डिपॉजिट होल्डर से तो कस्टमर क्या बन जाता है? तो भाई अगर बैंकर डेटर बन गया है तो कस्टमर क्रेडिटर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेडिटर,
क्योंकि जो पैसा देने वाला होता है वो लेनदार होता है, जो पैसा लेने वाला होता है वो देनदार होता है, क्योंकि उसको पैसा वापस करना होता है, इसलिए हम उसको देनदार कहते हैं। और जो पैसा देता है आपको वो आपसे पैसा दोबारा लेगा, इसलिए हम उसको लेनदार कहते हैं। याद रखिएगा, जो इंसान पैसा डिपॉजिट करता है बैंक में वो बैंक के लिए क्रेडिटर होता है और बैंक उस इंसान के लिए डेटर होता है, यानी देनदार होता है। क्वेश्चन 35 है, विच बैंक इज कॉल्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक। किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक होता है, इट इज कंसिडर्ड एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी जब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बोरो करने का, किसी से पैसा लेने का, किसी से उधार लेने का, तो बैंक आखिरकार सेंट्रल बैंक के पास ही जाता है। उसके अलावा उसके पास कोई रिजॉर्ट नहीं बचता है, कोई उपाय नहीं बचता है। इसीलिए सेंट्रल बैंक को बैंकर ऑफ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एट द एंड अगर बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक के पास ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच बैंक एंजॉयज मोनोपोली पावर ऑफ नोट इशू? इसमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो नोट इशू करने में मोनोपोली पावर को इशू एक्सरसाइज करता है, इंजॉय करता है? तो वह आपका सेंट्रल बैंक, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी देश में सेंट्रल बैंक के अलावा कोई और बैंक नोट नहीं छाप सकता है, और अगर कोई छापता है तो उसे हम फ्रोजरी या फेक नोट के रूप में जानते हैं, और उसके खिलाफ लीगल एक्शंस भी लिए जा सकते हैं, जिसके बारे में आरबीआई एक्ट 1934 में चर्चा की गई है। ठीक है, तो कोई भी बैंक, नॉर्मल बैंक या फिर नॉर्मल कोई भी इंस्टीट्यूशन आरबीआई के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन नोट नहीं छाप सकता है, केवल आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक की नोट छाप सकता है। क्वेश्चन 37 है, विच इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक्स? इसमें से कौन सा सभी सेंट्रल बैंक्स का मदर कंसिडर किया जाता है, यानी सभी केंद्रीय बैंकों की मां मानी जाती है? कौन सी ऐसी बैंक है? तो उस बैंक को हम कहते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ इंग्लैंड ही सभी सेंट्रल बैंक्स की मां मानी जाती है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक का कंसेप्ट है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से ही आया है, इसीलिए उसको सभी सेंट्रल बैंक्स का मां माना जाता है, क्योंकि उसी से बाकी सेंट्रल बैंक्स की उत्पत्ति हुई है। क्वेश्चन 38 है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द हेड ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मुंबई में आरबीआई का हेड ऑफिस है, लेकिन पहले मुंबई में नहीं था, पहले कलकत्ता में था 1935 से 1937 तक, और 1937 से वो मुंबई में शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, रीजनल रूरल बैंक वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज को कब इस्टेब्लिश किया गया था, किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था? तो आपके जो आरआरबीज थे, रीजनल रूरल बैंक्स थे, उनको 1975 यानी 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द प्रेजेंट नंबर ऑफ लोकल एरिया बैंक्स इन इंडिया? इस समय स्थानीय क्षेत्रों के बैंक की संख्या कितनी है? तो अगर बात करें इस समय स्थानीय क्षेत्रों की बैंक की संख्या की, तो स्थानीय क्षेत्रों के बैंक की संख्या 4 है। देयर आर 4 लोकल एरिया बैंक्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एपेक्स बॉडीज रेगुलेट्स द आरआरबी? निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष निकाय आरआरबी को नियंत्रित करता है, यानी रीजनल रूरल बैंक को नियंत्रित करता है? तो भाई जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, आप सभी को पता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और रूरल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर के प्रमोशन में, के डेवलपमेंट में जो सबसे एपेक्स बैंक है वो आपका नाबार्ड है, इसलिए नाबार्ड ही आरआरबीज को कंट्रोल करता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश कब हुआ था? जुलाई 1982 में, जुलाई 1982 में। क्वेश्चन नंबर 42 है, शेड्यूल बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक? तो शेड्यूल बैंक इन इंडिया मीन्स अ बैंक विच इज इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। शेड्यूल बैंक का मतलब एक ऐसा बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड है। हिंदी में भारत में अनुसूचित बैंकों का अर्थ क्या है? एक ऐसा बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल है। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स? इसमें से कौन सा नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए ट्रू है? ऑप्शंस है, अ नॉन शेड्यूल्ड बैंक डज नॉट हैव टू मेंटेन सीआरआर विद आरबीआई, ऑल्सो इट कैन नॉट लेंड मनी फ्रॉम आरबीआई under LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। द बैंक्स नेम्ड अंडर थर्ड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 आर नॉन शेड्यूल बैंक्स। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नॉन शेड्यूल बैंक्स के लिए सही है। तो अगर हम बात करें नॉन शेड्यूल बैंक्स के लिए करेक्ट आंसर की, तो नॉन शेड्यूल बैंक्स के लिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ओनली फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें जो दो स्टेटमेंट सही होंगे वो पहले और तीसरे स्टेटमेंट होंगे।
अगर हम नॉन शेड्यूल बैंक्स की बात करते हैं तो नॉन शेड्यूल बैंक्स ऐसे बैंक्स होते हैं जिनको आरबीआई के पास सीआरआर को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और ये बैंक्स जो होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स उनको आरबीआई के थर्ड शेड्यूल में लिस्ट किया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी इन इंडिया। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत का जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो था आपका प्रथमा ग्रामीण बैंक। कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। क्वेश्चन 45 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल बैंक हाउसिंग बैंक इन इंडिया इज लोकेटेड। जो हेडक्वार्टर है नेशनल हाउसिंग बैंक का वो कहाँ लोकेटेड है? तो हेडक्वार्टर जो है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक का वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, जो हमारे देश की पॉलिटिकल कैपिटल है। क्वेश्चन 46 है, सिडबी वॉज सेटअप इन डैश एज अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ डैश। मतलब जो सिडबी है, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी एक होली ऑन सब्सिडरी है आईडीबीआई की। किसकी? आईडीबीआई की, क्योंकि आईडीबीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तीनों ही प्रकार के इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सिडबी है वो केवल स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है। और सिडबी जो है वो आईडीबीआई 1919 एक्ट के माध्यम से होली ऑन सब्सिडी बन गया था। किसका? आईडीबीआई का, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो 46 का क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक। बैंक का कौन सा फंक्शन नहीं है? तो अगर बात करें बैंक के फंक्शंस की, तो बैंक का फंक्शन होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, बैंक का फंक्शन होता है लोन देना, बैंक का फंक्शन होता है कि वो लोन को माफ़ भी करे। कभी कभी बैंक ज़रूरत पड़ने पे आपके लोन को माफ़ भी करता है, लेकिन बैंक का काम नहीं होता है कि वो फार्मर्स को इनपुट प्रोवाइड करे। ये बैंक का काम नहीं होता है, क्योंकि बैंक का काम केवल 3 ही इसमें है, स्पेशली तो 2 ही काम होता है बैंक का। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी फंक्शंस 2 ही होते हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन, यही प्राइमरी फंक्शन होते हैं बैंक के। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे पहले, दूसरे और तीसरे। लेकिन टू सप्लाई इनपुट टू फार्मर्स, दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। क्वेश्चन 48 है, रेपो रेट रिफर्स टू द रेट एट विच। तो रेपो रेट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रेट जिस पे आरबीआई बोरो शॉर्ट टर्म मनी फ्रॉम मार्केट, या फिर बैंक कीप्स द मनी विथ आरबीआई, बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई, या फिर फॉरेक्स परचेज बाय आरबीआई। तो पहले आपको बता दें, रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेज रेट। रीपर्चेज रेट का मतलब क्या है? एक ऐसा रेट जिस पे जो आपका आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीपर्चेज करता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट आर द रेट एट विच बिल्स आर डिस्काउंटेड बाय आरबीआई, जिस पे बिल्स को डिस्काउंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, बिलों को आरबीआई द्वारा छूट दी जाती है। कौन से बिल? जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके कमर्शियल बैंक्स के पास होते हैं, उसको हम रेपो रेट या रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 49 है, इन इंडिया द कमर्शियल बैंक्स आर गिवन लाइसेंस ऑफ ऑपरेशन बाय। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को किसके द्वारा प्रचालन का लाइसेंस दिया जाता है? तो भारत में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको जो लाइसेंस मिलता है वो लाइसेंस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के माध्यम से मिलता है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के माध्यम से मिलता है। अगर कोई भी कंपनी बैंक के रूप में रजिस्टर होना चाहती है और वो बैंक के ऑपरेशंस को स्टार्ट करना चाहती है, बैंकिंग ऑपरेशंस को करना चाहती है, तो उस बैंक को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी वो काम कर सकती है। 50 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक IFCI वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। जो पहला डेवलपमेंट बैंक था इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 यानी 1948 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये थे 50 क्वेश्चन, इसके पहले 50 क्वेश्चंस और कराए गए हैं, और अगर और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए। ये वीडियो आपको तुरंत अभी मिल जाएगा आपके टारगेट सेमेस्टर चैनल पे। दैट्स इट।